आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ज़ेबा अंजुम। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। ईरान ने इजराइल को दी बड़ी वार्निंग, IRGC कमांडर ने भी सबके सामने आकर इजराइल के उड़ाए होश। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला समेत 6 लोगों ने लिया हलफ बिरादरी में कई बड़े लीडरान ने की शिरकत। मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाना जुर्म नहीं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, शूटर्स ने 3 महीने पहले बनाया था प्लान। सलमान खान की बढ़ाई गई सिक्योरिटी, घर में लगे CCTV, 24 घंटे पुलिस तैनात। लाहौर कॉलेज की तालिबा का असमत दरी मामला, तलबा में भड़का गुस्सा, मुल्क भर में एहतजाज जारी। नायाब सैनी ही रहेंगे हरियाणा के वजीर आला, राजभवन पहुंचकर हुकूमत बनाने का दावा किया पेश। 13 रियासतों की 47 असेंबली सीटों पर वोटिंग का ऐलान, 13 नवंबर को होगी वोटिंग, 23 को नतीजों का होगा ऐलान। इजराइल जो गजा और लेबनान में अपने जुल्मों और जुर्मों से बाज नहीं आ रहा है और दिन ब दिन हमले करके इन इलाकों में भारी तबाही मचा रहा है, उसे ईरान ने फिर बड़ी वार्निंग जारी करते हुए चैलेंज किया है। इधर ईरान की चेतावनी से घबराए इजराइल को एक और बड़ा सदमा उस वक्त लगा जब IRGC के कमांडर, जिसे इजराइल ने मुर्दा करार दे दिया था, वो सामने आ गए। IRGC की अल-कुद्स फोर्स के हेड इस्माइल कानी ने सामने आकर इजराइलियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। इजराइल हमास की जंग के बीच लेबनान ने भी इस जंग में शामिल होकर मासूमों के खून का बदला लेते हुए इजराइल पर कई बड़े हमले किए थे। वहीं ईरान ने अपने एक ही हमले से भारी तबाही मचाते हुए इजराइल से उसके जुर्मों का हिसाब लिया। लेकिन अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल को वार्निंग जारी करने के साथ साथ खुला चैलेंज किया है। प्रेस टीवी की खबर के मुताबिक ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने तेल अबीब की जानिब से मज़ाहमती महाज के रहनुमाओं और आला कमांडरों के हालिया कत्ल के बाद बढ़ने वाली कशीदगी के दरमियान इजरायली हुकूमत की तरफ से किसी भी मुहिम जुई या किसी भी रिटेलिएशन के खिलाफ इस्लामी जमहूरिया के फैसले कुन रद्द-ए-अमल के बारे में खबरदार किया है। इराक्ची ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान इलाकाई अमन सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हुए ज़ियोनी हुकूमत को किसी भी मुहिम जोई का फैसला कुन और अफसोसनाक जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ के फैलाव के नताइज की जिम्मेदारी इजरायली हुकूमत और उसके अहम हामी अमेरिका पर आयद होगी। इधर ईरान के इस वार्निंग ने इजराइल के होश तो उड़ाए ही थे, लेकिन IRGC के कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी को जिंदा देखकर इजरायली फौज और उसके आला अफसरान को जो तगड़ा झटका लगा है वो भी काबिल जिक्र है। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजरायली मीडिया ने यह कहा था कि इस्माइल कानी को भी उन्होंने हमले में खत्म कर दिया है, जिसे कई मीडिया इदारों ने सच मानकर खबरें भी बना डाली थी। वहीं अब उन्होंने IRGC के ब्रिगेडियर जनरल नील फिरोशा के जनाजे में शरीक होकर इजरायलियों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक ईरान के सरकारी टेलीविजन से नशर होने वाली फुटेज में कानी को तेहरान में ब्रिगेडियर जनरल की वापसी की तकरीब में शिरकत करते हुए देखा गया है। 27 सितंबर को बैरूत में इजरायली हमले में हलाक होने वाले ईरानी अफसर जनरल अब्बास नील फिरोशा की मैयत को वापस लेकर वो पहुंचे। IRGC के लीडर की वापसी की खबर इजराइल पर बिजली बनकर गिरी है, लेकिन उससे ज्यादा ईरान ने जो उसे चुनौती दी है उससे इजराइल की हालत खराब हो गई है। जम्मू कश्मीर में 6 साल बाद नई हुकूमत बनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया है। उनके साथ कैबिनेट में 5 और वजीर शामिल हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद अवाम ने हुकूमत को मुंतखब कर लिया है। दफ़ा 370 हटाए जाने के बाद उमर अब्दुल्ला मरकजी ज़ेर इंतज़ाम UT जम्मू कश्मीर के पहले वजीर आला बन गए हैं। उमर अब्दुल्ला के साथ गवर्नर मनोज सिन्हा ने डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी, वजीर सकीना इट्टू, जावेद राना, जावेद डार, सतीश शर्मा को भी हलफ दिलाई है। हलफ उठाने के बाद उमर अब्दुल्ला ने दोपहर 3 बजे इंतजामी सेक्रेटरी के साथ मीटिंग की। आपको ये भी बता दें कि उमर अब्दुल्ला आज हलफ बर्दारी तकरीब से पहले दरगाह हजरत बल पहुंचे। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं पोता होने के नाते सिर्फ अपने दादा और दादी की कब्रों पर फूल चढ़ाने आया था, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि मैं दरगाह शरीफ हजरत बल में सिर्फ खामोशी से दुआ करने आया था ताकि अल्लाह ताला मुझे लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की ताकत दे सके। जम्मू कश्मीर बहुत मुश्किल वक्त से गुजरा है, लोगों की बड़ी तवक्कुआत हैं और हमारा चैलेंज उन तवक्कुआत को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। आपको बताते चलें कि हलफ बर्दारी तकरीब में 50 से ज़्यादा VIPs ने शिरकत की, लेकिन केजरीवाल ममता बनर्जी ने हलफ बर्दारी में शिरकत नहीं की है और इसके करीब में इंडिया गठबंधन के कई बड़े लीडरान पहुंचे। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के सरबराह मल्लिकार्जुन खड़गे, मगरबी बंगाल की वज़ीर आज़म ममता बनर्जी, तमिलनाडु के वज़ीर आला MK स्टालिन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और अरविंद केजरीवाल समेत तकरीबन 50 VIPs को मदऊ किया गया था।
कर्नाटक हाई कोर्ट में एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि मस्जिद के अंदर जाने और वहां जय श्री राम का नारा लगाने से किसी के मजहबी जज्बात को ठेस नहीं पहुंचती है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक केस की समाअत के दौरान कहा कि मस्जिद में जय श्री राम कहने से किसी के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचती है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगल को 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया जिन्होंने मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए थे। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मस्जिद में मुतनाज़ा नारे लगाने का मुकदमा दर्ज किया था और कर्नाटक हाई कोर्ट के जज एम नागप्रासना मुलजिम की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत कर रहे थे। अपना फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि ये समझ से बालातर है कि जय श्री राम कहने से किसी भी कम्युनिटी के मजहबी जज्बात को किस तरह ठेस पहुंच सकती है। अदालत ने मजीद कहा कि शिकायत कुनिंदा ने खुद बताया है कि जिस इलाके में कशीदगी हुई वहां हिंदू और मुसलमान अमन से रहते हैं। अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के खिलाफ मजीद कार्रवाई की इजाज़त देना कानून के अमल का गलत इस्तेमाल होगा। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के कत्ल को लेकर पुलिस ने एक और बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक शूटर्स ने 3 महीने पहले बाबा सिद्दीकी को मारने का प्लान बनाया था। बता दें कि शूटरों ने गुज़िश्ता माह बांद्रा और उसके आसपास के इलाकों में बाबा सिद्दीकी को कत्ल करने की 10 से ज़्यादा नाकाम कोशिशें की थीं। पुलिस का कहना है कि बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे ज़ीशान के दफ्तर के बाहर कत्ल किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये एक खुला इलाका है। इससे पहले घने इलाके की वजह से शूटर बाबा सिद्दीकी को कत्ल करने में नाकाम रहे थे। पुलिस की तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने इंकशाफ किया है कि उन्होंने यूट्यूब से फायरिंग करना सीखा था और वो कई बार बाबा सिद्दीकी के घर के करीब जाकर उन्हें कत्ल करने की कोशिश कर चुके थे। आपको बताते चलें कि पुलिस ने मुलजिम की जानिब से खरीदी गई मोटरसाइकिल कब्जे में ले ली है जो मुबैना तौर पर शूटरों को रेस्क्यू के लिए दी गई थी। एक और सीनियर अफसर ने बताया कि प्रावीण नामी मुलजिम ने निशाद नामी शख्स को सेकंड हैंड बाइक खरीदने के लिए 60,000 रुपए दिए थे। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से लगातार धमकियां मिल रही हैं। हाल ही में सलमान खान के दोस्त और एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी का मुंबई में कत्ल कर दिया गया। इसमें भी बिश्नोई गैंग का हाथ बताया गया। ऐसे में अब सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट और बैंड स्टैंड के करीब 50 से 60 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। ये सब वहां आम कपड़ों में मौजूद होंगे। ये तमाम अफराद सलमान खान के घर के इर्द गिर्द होने वाले मशकूक वाकयात और नकलो हरकत पर 24 घंटे नजर रखेंगे। इसके अलावा मुंबई पुलिस ने एआई के साथ हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे भी नस्ब किए हैं। इन कैमरों में चेहरे की शिनाख्त का फीचर है, यानी ये रिकॉर्डिंग में मौजूद शख्स के चेहरे को पहचान सकता है। अगर इसमें किसी शख्स का चेहरा 3 बार नजर आता है तो ये एक अलर्ट भेजेगा। इससे ये पता चलेगा कि सलमान खान के घर के इर्द गिर्द कौन घूम रहा है और कौन मशकूक और शुबा नकलो हरकत कर रहा है। ऐसे में मौके पर तैनात पुलिस उस शख्स की तफ्तीश करेगी और अगर कोई मुश्तबा सरगर्मी नजर आएगी तो उसे भी पकड़ लेगी। ये कैमरा भी 24 घंटे काम करेगा। सलमान खान के घर के बाहर की लोकेशन अब पुलिस बैरक की तरह नजर आती है। इमारत के बाहर 4 मकामात पर मुख्तलिफ पोस्टें बनाई गई हैं। एक इमारत के अंदर भी है। गेट से चंद मीटर के फासले पर एमपी थिएटर में पुलिस एहलकार तैनात हैं। गेट के अंदर भी पुलिस तैनात है। 6 वर्दी वाले पुलिस एहलकारों के साथ लेडी पुलिस की भी मौजूदगी वहां देखने को मिल रही है। साथ ही एक पुलिस वैन और 2 पुलिस जीपें बांद्रा पुलिस प्रोटेक्शन ब्रांड और कमांड सेंटर को रिपोर्ट कर रही हैं। सबके कागजात की जांच पड़ताल की जा रही है। किसी बाहरी शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर फैन को जमा होने की भी इजाजत नहीं है। दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मशावरात की मीटिंग हुई। इसमें आप हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और वक्फ बिल जैसे मुद्दों पर बातचीत हुई। मशावरात के सदर डॉक्टर इदरीस कुरैशी ने कहा कि वो दिल्ली के मुसलमानों की परेशानी दूर करने के लिए काम करेंगे। नौमुंतखब ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरात दिल्ली रियासत की जनरल बॉडी का पहला मुश्तरका इजलास दफ्तर दिल्ली में मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत दिल्ली मशावरात के सदर डॉक्टर इदरीस कुरैशी ने की। अपने खुतबे इस्तक़बालिया में उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के मुसलमानों की मुश्किलात को दूर करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम करेंगे और इसके लिए हम रियासत में मशावरात को मज़ीद फ़आल बनाएंगे और तमाम अज़ला में तंजीमों के अरकान के साथ मिलकर कमेटियाँ भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि हम तंजीमों के नुमाइंदों और मसाजिद के इमामों से बात कर रहे हैं। वहीं मशावरात के कौमी सदर फिरोज़ अहमद एडवोकेट ने इस मौके पर कहा कि किसी भी कौमी सतह की तंजीम के लिए इसकी सूबाई इकाइयाँ उसका हथियार और ताकत होती हैं। उनको मजबूत करने के लिए हम रियासती यूनिट को हर मुमकिन ताआवुन फराहम करेंगे। पाकिस्तान के लाहौर में कॉलेज की तालिबा से असमत दरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद पूरे पंजाब में बवाल मच गया है। इस वाक़ये के खिलाफ तलबा की तहरीक और मुजाहिरे जारी हैं। SCO सरबराही इजलास के लिए एक तरफ तमाम ममालिक के रहनुमा पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं तो दूसरी जानिब लाहौर में तलबा सड़कों पर उतर आए हैं। पाकिस्तान के लाहौर कॉलेज में तालिबा के साथ मुबैना ज़ियादती के वाक़े पर तलबा एहतजाज कर रहे हैं।
منگل کو صوبہ پنجاب کی قومی اسمبلی کے باہر طلبہ کی بڑی تعداد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طلبہ نے کالج میں طالبہ کے ساتھ زیادتی، اس کے ساتھ عصمت دری کی گئی تھی، جس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی۔ پنجاب ویمن کالج میں ہراساں کرنے کے واقعے اور طالبہ پر حالیہ تشدد کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا مطالبہ کیا گیا۔ حالانکہ اس دوران پولیس نے لاٹھی چارج کی، کچھ طلبہ کو خون میں دیکھا گیا۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ کمیٹی میں انسانی حقوق کے آزاد اداروں کے ارکان، طلبہ کے نمائندے اور ججز کو شامل کیا جانا چاہیے۔ لاہور میں کالج کی طالبہ سے زیادتی کے خلاف طلبہ کی تحریک صوبہ پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی پھیل چکی ہے۔ واقعے کے خلاف صوبہ پنجاب کے شہروں ملتان، وہاڑی، ظفروال، جہانیہ اور فیصل آباد میں بڑے پیمانے پر احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ یہ مظاہرے سوشل میڈیا پر ان خبروں کے منظر عام پر آنے کے بعد شروع ہوئے ہیں کہ لاہور کے گلبرگ گرلز کالج کی طلبہ کو انسٹی ٹیوٹ کے تہخانے میں سیکورٹی گارڈ نے مبینہ طور پر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی وائناڈ سیٹ سے انتخابی میدان میں اتریں گی۔ کانگریس نے ضمنی انتخابات کے لیے 2 اور امیدواروں کا اعلان کیا ہے۔ وائناڈ اور رائے بریلی سیٹوں سے الیکشن جیتنے کے بعد راہل گاندھی نے رائے بریلی سیٹ کو برقرار رکھا تھا اور وائناڈ سیٹ خالی کر دی تھی۔ وائناڈ لوک سبھا سیٹ پر ضمنی انتخابات 13 نومبر کو ہونے ہیں اور نتائج 23 نومبر کو سامنے آئیں گے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ کیرالہ کی وائناڈ لوک سبھا سیٹ اور 14 ریاستوں کی 47 سیٹوں پر ضمنی انتخابات 13 نومبر کو منعقد ہوں گے۔ وہیں کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی پہلی بار الیکشن لڑنے جا رہی ہیں۔ ان کے وائناڈ سے الیکشن لڑنے کی قیاس آرائیاں کئی دنوں سے جاری تھیں۔ لوک سبھا انتخابات کے دوران پرینکا گاندھی کے پی ایم مودی کے خلاف الیکشن لڑنے کی قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں۔ پرینکا گاندھی پہلے اتر پردیش کی کانگریس انچارج تھیں اور اب وہ وائناڈ کے انتخابی میدان میں بھی نظر آئیں گی۔ عام آدمی پارٹی کے قومی کنوینر اروند کیجریوال نے دلی اسمبلی انتخابات سے پہلے اپنی مہم شروع کر دی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے دلی کی عوام کے نام ایک خط بھی لکھا ہے۔ اروند کیجریوال اس بار دلی اسمبلی انتخابات میں اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اروند کیجریوال نے دلی کے لوگوں کو خط لکھا ہے۔ اروند کیجریوال نے خط میں اپنا درد بیان کیا ہے۔ ایک جھوٹے کیس میں پھنسنے اور جیل میں ڈالے جانے کے دوران جو کچھ ہوا اس کی پوری کہانی انہوں نے بیان کی ہے۔ اروند کیجریوال نے بی جے پی پر کئی سنگین الزامات بھی لگائے ہیں اور خط میں عوام کو بتایا کہ کس طرح بی جے پی نے انہیں پھنسایا اور جیل میں ڈالا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نے عام آدمی پارٹی کی چھبی کو خراب کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی چاہتی ہے کہ عام آدمی پارٹی ختم ہو جائے۔ کیجریوال نے عوام کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ اگر بی جے پی کی حکومت دہلی میں آتی ہے تو سب سے پہلے یہ مفت بجلی بند کر دیں گے، پھر یہ خواتین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کو ختم کر دیں گے۔ جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں، بی جے پی ایک بار پھر عام آدمی پارٹی کے خلاف سازش کر رہی ہے۔ کیجریوال نے پارٹی کارکنان سے کہا کہ وہ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے سخت محنت کریں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے صدر کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی بنائی ہے۔ اس کمیٹی میں ڈاکٹر کے لکشمن کو قومی انتخابی افسر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ نریش بنسل، ریکھا ورما اور سمبت پاترا کو الیکٹورل افسر بنایا گیا ہے۔ بتاتے چلیں کہ 15 اکتوبر کو تنظیمی انتخابات کے لیے مرکزی انتخابی عہدیداروں کا تقرر کیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی قومی صدر کے انتخاب کا عمل شروع ہو جائے گا۔ بوتھ، ڈویژن، ضلع اور ریاستی سطح پر صدر کے انتخابات کی تاریخوں کا بالترتیب اعلان کیا جائے گا۔ اس کے بعد ضلع صدر اور ریاستی کونسل کے انتخابات ہوں گے۔ ریاستی کونسل کے بعد ریاستی صدر اور قومی کونسل کے ارکان کے لیے انتخابات ہوں گے۔ ریاستی کونسل کے اراکین ریاستوں کے صدر کا انتخاب کریں گے۔ بعد میں قومی کونسل کے لوگ قومی صدر کا انتخاب کریں گے۔ بتا دیں کہ اس وقت جے پی نڈا بی جے پی کے قومی صدر ہیں، حالانکہ ان کی مدت ملازمت ختم ہو گئی تھی، جسے بعد میں جون 2024 تک بڑھا دیا گیا تھا۔ جے پی نڈا کی میعاد ختم ہو گئی ہے، لیکن بی جے پی کی پارلیمانی بورڈ نے انہیں اگلے صدر کی تقرری تک اس عہدے پر برقرار رہنے کی توسیع دی ہے۔ ویسے بی جے پی نئی سربراہ کی تلاش میں ہے۔ سیاسی حلقوں میں یہ چرچا ہے کہ بی جے پی کو اس سال دسمبر تک اپنا اگلا صدر مل سکتا ہے۔ اگر بی جے پی ذرائع کی مانے تو پارٹی کی ریاستی اکائی کے صدور کے لیے انتخابات 1 دسمبر سے شروع ہو سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مہاراشٹر، جھارکھنڈ کے ساتھ 14 ریاستوں کی 48 اسمبلی سیٹوں اور 2 لوک سبھا سیٹوں پر ضمنی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مہاراشٹر کے ناندیڑ لوک سبھا سیٹ اور اتراکھنڈ کی کیدارناتھ اسمبلی سیٹ پر 20 نومبر کو ووٹنگ ہوگی۔ تمام نتائج 23 نومبر کو آئیں گے۔ 48 اسمبلی سیٹوں میں سے اتر پردیش میں سب سے زیادہ 9 سیٹیں ہیں، حالانکہ ملکی پور سیٹ پر ضمنی انتخابات نہیں ہوگا۔ دراصل ایس پی امیدوار اودھیش پرساد نے 2022 کے اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ اس کے بعد بی جے پی امیدوار بابا گورکھ ناتھ نے اپنے انتخابی حلف نامے میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا تھا۔ اس کو لے کر انہوں نے الہ آباد ہائی کورٹ میں ایک عرضی بھی دائر کی تھی، جس میں اودھیش پرساد کے انتخابات کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، اور اس معاملے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اس لیے ملکی پور میں ضمنی انتخابات کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ راجستھان کی 7، مغربی بنگال کی 6، اسم کی 5، بہار اور پنجاب کی 4،
कर्नाटक की 3, केरला, मध्य प्रदेश और सिक्किम की 2-2, गुजरात, उत्तराखंड, मेघालय और छत्तीसगढ़ की 1-1 असेंबलियां शामिल हैं। इस नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात होगा। आपको बताते चलें कि ये सीटें इसलिए खाली हुई हैं क्योंकि 48 असेंबली सीटों में से 42 के एमएलए एमपी बन चुके हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 11 एमएलए कांग्रेस के, 9 बीजेपी के, 5-5 एसपी और टीएमसी के और 12 दीगर पार्टियों के हैं। बाकी 6 में से 3 सीटें मौत की वजह से खाली हुई हैं। एक सीट एसपी एमएलए के जेल जाने से खाली हुई। उधर सिक्किम में 2 एमएलए के इस्तीफे और मध्य प्रदेश में 1 एमएलए के पार्टी बदलने की वजह से खाली हुई थी। केरला में वायनाड सीट राहुल गांधी के इस्तीफे से खाली हुई है और महाराष्ट्र की नांदेड़ वाली सीट कांग्रेस के एक रुकन पार्लियामेंट के इंतकाल की वजह से खाली हुई है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।